बहुत पुराने समय में एक छोटे से गांव में कविता नाम की एक बूढ़ी औरत अपने पोते अजय और उसकी पत्नी सिला के साथ रहती थी। एक दिन कविता, अजय और सिला अपने खेत में फसल कटाई का काम करवा रहे थे कि तभी वहां गांव का सबसे मक्कार और चालबाज व्यक्ति वीर सिंह आ पहुंचा। अरे क्यों रे अजय, मैं कल शाम अपनी हवेली में तेरा इंतजार करता रहा, लेकिन तू आया ही नहीं। हैं? वीर सिंह जी, वो क्या है कि मेरी दादी ने मुझे रोक लिया था। अगर अपनी दादी की बातों में आओगे ना तो विश्वास मान लो कभी धनवान नहीं बन पाओगे। सिर्फ अजय नाम रखने से भगवान की कृपा नहीं होती है। अरे भैया, जब किस्मत में पड़े हो ओले तो क्या करेंगे, भगवान शंकर भोले। इतना कहकर वीर सिंह वहां से चला गया। वीर सिंह के जाते ही कविता ने क्रोधित नजरों से अजय को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। शाम को तीनों घर आ गए। तभी कविता गुस्से से अजय से बोली, अजय, मैंने तुमसे कहा था कि हवेली में मत जाया करो। तुम नहीं जानते, वो तुम्हारे जैसे नव युवकों के मन में लालच भरता है और फिर उन्हें मूर्ख बनाकर उनकी सारी संपत्ति ले लेता है। यह सुनकर अजय क्रोधित हो गया। ओ दादी, क्या बात कर रही हो? बस करो, अब फालतू की बात किए जा रही हो। अरे वीर सिंह जी ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप नहीं जानती, उनसे मिलने के लिए कितने बड़े बड़े घरों के लोग आते हैं। बड़ी बड़ी व्यापार की बातें होती है। अरे ज्ञान की गंगा बहती है उनके घर के मंदिर से। नहीं तो मैं वहां बैठकर ना व्यापार का बहुत सारा ज्ञान लेता हूं। आपको क्या पता, आपने जीवन भर खेती ही देखा है। व्यापार क्या होता है आपको पता ही नहीं अभी। देख बेटा, तेरा पिता समझदार था। काश अगर वह जीवित होता तो तुझे जरूर समझाता। लेकिन मैं तो उस दिन को कोसती हूँ जब घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई थीं और मैंने उसे जंगल से लाने को कहा और वो फिर कभी वापस नहीं आया। एक जंगली भेड़िए का शिकार बन गया। कविता फूट फूट कर रोने लगी। अजय चुपचाप वहां से चला गया। अजय की पत्नी सिला भी उसी स्वभाव की थी। दादी, आज आप मेरे पति को डांट रही हैं, लेकिन देखिएगा एक दिन वो इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बनेगा। अगर उसने वीर सिंह की हवेली में जाना बंद नहीं किया तो हमारे पास जो खेत बचा है वो भी चला जाएगा। बस कीजिए, हमें अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए। वीर सिंह के पास बहुत धन है। मुझे नहीं लगता कि उसकी नजर हमारे छोटे से उपजाऊ खेत पर होगी। इतना कहकर सिला वहां से चली गई। अगले दिन शाम के समय अजय और सिला दोनों तैयार होकर वीर सिंह की हवेली चले गए। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन अजय अपनी पत्नी गौरी के साथ तैयार हो रहा था। आज वीर सिंह ने अपनी हवेली में कौन सा समागम रखा है कि तुम दोनों फिर वहां जा रहे हो? ओहो दादी, आप तो हमेशा ही मेरे पीछे पड़ी रहती है। अरे दरअसल मैं फसल बेचने राज्य जा रहा हूं और सिला भी जिद करने लगी कि मैं भी चलूंगी। तो मैंने कहा, चल भाई, तू भी चल। एक से भले दो हो जाएंगे, सफर का पता नहीं चलेगा, इसीलिए उसको साथ ले जा रहा हूं। लेकिन तुम तो फसल हमेशा गांव के मुखिया को बेचते थे और वह अच्छी कीमत देता था। बेचते थे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वहीं बेचते रहेंगे। हम राज्य की बड़ी मंडी में जाकर फसल बेचेंगे ताकि मुनाफा हो सके। और हाँ दादी, हम 3 दिन बाद वापस लौट आएंगे। कुछ देर बाद अजय और सिला वहां से चले गए, मगर 3 दिन बीत गए। अजय और सिला वापस नहीं आए और देखते ही देखते 15 दिन गुजर गए। कविता के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वो गांव की मुखिया के पास जाकर बोली, मेरा पोता अजय और उसकी पत्नी सिला राज्य की मंडी में फसल बेचने गए थे। अब तक उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। मेरे मन में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। अरे कविता, हमारे गांव के तो और भी किसान मंडी में फल बेचने गए थे, पर वह सब के सब तो वापस आ चुके हैं।
अजय और सिला को भी लौट के आ जाना चाहिए था अभी तक। तो तभी वहां एक किसान आया। अरे भाई सुनो 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 सुनो, राम 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 राम, इधर आओ इधर आओ। देखो, कविता का पोता अजय और उसकी पत्नी भी मंडी में फल बेचने के लिए गए थे। तुम भी मंडी ही गए थे ना? तुम तो लौट आए, लेकिन वो दोनों अभी तक वापस नहीं आए। कहीं देखा क्या उनको? कोई खबर है क्या उनकी? ये सुनकर किसान चौंक गया। हाँ, ये क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी? अजय और सिला तो राज्य की मंडी में पहुंचे ही नहीं। मैं तो 10 दिन मंडी में बिताकर आया, दोनों कहीं ना दिखे। ये सुनकर मुखिया चौंक गया। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, तो मेरा पोता और मेरी बहू कहाँ चले गए? कविता रोती हुई अपने घर लौट आई। 2 दिन और बीत गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कविता का मन घबराने लगा। वो अपने खेत में चली गई। तभी वहां वीर सिंह आ गया। अरे ओ बुढ़िया, अरे तेरी इस खेत में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? चल 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 चल, चुपचाप इस खेत से बाहर निकल। क्या बकवास कर रहे हो वीर सिंह? यह खेत मेरा है। ये खेत तेरा है? अरे लगता है तुझे जानकारी नहीं है। देख बुढ़िया, तेरा पोता और बहू मंडी में फसल बेचने गए थे, है ना? गए थे ना? अरे बेवकूफ बना गए तुझको। अरे वो तुम्हें मूर्ख बनाकर यह खेत मुझे बेचकर घर से भाग गए और अब वो कभी वापस नहीं आने वाले। हाँ। कविता रोने लगी। तभी वीर सिंह ने एक कागज का टुकड़ा उसके सामने रख दिया। अरे अरे अरे, विश्वास नहीं हो रहा होगा, तभी इतना रोना आ रहा है। ये लो भैया, कागज देखो। मेरा काम साफ है, भगवान मेरे साथ है। कविता कागज को देखती ही रह गई। ये झूठ है। मेरा पोता मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। तभी गांव का मुखिया वहां आ गया। उसने कविता को रोते देखा। क्या हुआ कविता? कविता ने कागज का टुकड़ा मुखिया को दिया। देख मुखिया, वीर सिंह कह रहा है कि मेरा पोता खेत से बेचकर चला गया। क्या यह सब सही है? हैं? कागज तो सही है। अरे भाई, इसमें आपके पोते के अंगूठे के साथ साथ हस्ताक्षर भी लगा हुआ है। देखो। कविता जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद मुखिया वहां से चला गया। हाँ, अब हो गया ना विश्वास? बता दिया ना मुखिया ने। चल बुढ़िया, अरे दफा हो जा यहाँ से। अच्छा नहीं लगेगा, इस उम्र में मार खाएगी, वह भी मुझसे। चल, मैंने क्या कहा था? किस्मत में पड़े हो ओले तो कुछ नहीं करने वाले, भगवान भोले। और सुन, इस खेत के आसपास भी भटकने की जरूरत मत करना, समझी? अरे चल, निकल यहाँ से, निकल। कविता रोती हुई अपने घर चली गई। कविता सारी रात रोती रही। अगली सुबह वो खुद से बोली, मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा पोता, मेरा ही खून, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। उसे अपनी बूढ़ी दादी का भी ख्याल नहीं आया। इस उम्र में अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? जब अपना ही खून गद्दारी कर दे तो ऐसे संसार में मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं। इतना कहकर कविता उठी और सीधी जंगल की ओर चली गई। काफी देर तक जंगल में चलने के बाद कविता को एक तालाब दिखाई दिया। कविता तालाब में कूदने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी। रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। कविता ने पीछे मुड़कर देखा। एक गाय उसके पीछे खड़ी थी और उसे देख रही थी। मैं ही तुमसे बात कर रही हूँ। तालाब में कूदकर अपनी जान मत दो, यह बहुत बड़ा पाप है। हे भगवान, तुम तो गाय हो, फिर एक मनुष्य की आवाज में कैसे बोल रही हो? मैं गाय हूँ, लेकिन तुम मुझे मायावी गाय कह सकती हो। मैं किसी को खुद की जान देते हुए नहीं देख सकती। आखिर तुम्हें इस उम्र में जान देने की क्या जरूरत पड़ गई? कविता फूट फूट कर रोने लगी। तालाब से दूर हटकर बैठो और अपनी दुख भरी कहानी मुझे सुनाओ। हो सकता है मैं तुम्हारा दुख हल्का कर दूं। मेरा दुख तुम हल्का नहीं कर सकती।
सारी बात बताओ, मन हल्का हो जाएगा। गाय की बातों में ऐसा क्या था कि कविता का गुस्सा शांत हो गया। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। अब तुम बताओ, मेरे बेटे के बेटे ने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। उसे अपनी बूढ़ी दादी का जरा भी ख्याल नहीं आया और वो मेरी ही जमीन को वीर सिंह को बेचकर अपनी पत्नी के साथ भाग गया। जिस जमीन को मेरे पति ने खून पसीना बहाकर खरीदा था। यह सुनकर गाय की आंखों में भी आंसू आ गए। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ दादी। मैं समझ सकती हूँ कि इस उम्र में यह सब सहना कैसा लगता है। तभी झाड़ियों से उछलता हुआ एक बंदर आ पहुंचा और कविता की ओर देखकर बोला, दादी, तुम्हारे पोते ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैं जानता हूं। अच्छा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं जिससे तुम्हें अच्छी आमदनी भी होगी और तुम अकेली भी नहीं रहोगी। हे भगवान, ये तो बंदर है और ये मनुष्य की आवाज में बात कर रहा है। आखिर फिर ये सब क्या हो रहा है? दादी डरो मत, ये बंदर मेरा मित्र है। यह भी मायावी बंदर है। हम दोनों को तुम अपने ही परिवार का हिस्सा समझो। कविता के मन का डर खत्म हो गया। दादी, तुम्हारे पोते ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैं जानता हूं। अच्छा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं जिससे तुम्हें अच्छी आमदनी भी होगी और तुम अकेली भी नहीं रहोगी। कैसा उपाय? ऐ दादी, हम लोग एक काम करते हैं। क्यों ना इसी जंगल के रास्ते में एक धर्मशाला खोल लें, जहां खाने पीने की व्यवस्था मुफ्त हो। यहां से बहुत से यात्री गुजरते हैं, उनकी परेशानी भी खत्म और हमें भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दरअसल सही बताऊं तो मैं जंगल के कंद और फल खाकर तंग आ चुका हूं। हाँ। ये सुनकर कविता चौंक गई। सबको अगर मुफ्त में बांटोगे तो फिर धन कैसे मिलेगा? क्या दादी, आप भी इस उम्र में भी आपको धन की पड़ी है? अरे, आपको पुण्य मिलेगा। पुण्य करने के बाद आप स्वर्गंगी, यह सोचिए। आहा। दादी हल्का सा मुस्कुराई और बंदर के सिर पर हल्का सा हाथ मारती हुई बोली, तू तो मुझे अभी से स्वर्ग भेजने की तैयारी कर रहा है। बंदर जोर जोर से हंसने लगा। कविता का आधा दुख दूर हो गया। मजाक कर रही थी, पर तेरी सलाह अच्छी लगी। अब मैं अपने गांव कभी वापस नहीं जाऊंगी। अब से मेरा परिवार तुम दोनों ही हो। लेकिन धर्मशाला बनाना आसान नहीं, उसके लिए धन चाहिए। ना ना दादी, धन नहीं, उसके लिए बुद्धि चाहिए। देखो दादी, आप और मैं मिलकर जंगल की लकड़ियां काटेंगे और लकड़ी की एक धर्मशाला बनाएंगे। फिर मैं जंगल से फल फूल लाऊंगा और आप स्वादिष्ट सब्जी बनाना और फिर कमाल देखना। और आटे का इंतजाम कैसे होगा? सराय में रहने वाले ग्राहक खाली सब्जी तो खाएंगे नहीं। उसका भी उपाय है। मुझे जंगल में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां पता है जो कई रोगों में काम आती हैं। आप उन्हें बेच देना और उससे मिले धन से अनाज खरीद लेंगे। कविता को गाय और बंदर की सलाह बहुत पसंद आई। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। उसी दिन से कविता और बंदर ने लकड़ियां लाना शुरू कर दिया। गाय भी बराबर उनकी मदद करने लगी। कुछ ही दिनों में एक बहुत सुंदर लकड़ी की धर्मशाला तैयार हो गई। अरे वीरू, ये इंतजाम तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या? आई वीरू, अब ये वीरू कौन है? अरे बुद्धू, आज से मैं तुझे प्यार से वीरू कहूंगी। बंदर जोर से हंसने लगा। अच्छा, तो मैं हुआ वीरू, और इस गाय को क्या कहोगी? गाय को तो गाय ही कहूंगी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसे प्रेम से गया कहकर बुलाया करूंगी। गाय कविता को जंगल में ले गई
और कुछ खास जड़ी बूटियां दिखाकर बोली, दादी, ये जड़ी बूटियां बहुत खास हैं। इन्हें खाने से कई रोग दूर हो जाते हैं। दादी ने वह जड़ी बूटियां तोड़ी और उन्हें बेचकर बहुत सारा धन लाकर अन्न खरीद लिया। तीनों कविता, बंदर और गाय ने मिलकर बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में भोजन तैयार हो गया। उसी समय एक यात्री अपनी पत्नी के साथ वहां से गुजर रहा था। धर्मशाला को देखकर वो चौंक गया। अरे वाह, यहाँ ये धर्मशाला कब बन गई? पता नहीं, लेकिन चलो अंदर देखते हैं। क्या पता ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था हो। यात्री और उसकी पत्नी धर्मशाला के अंदर आ गए। अंदर कविता बैठी थी। आइए, अतिथि देवो भव, आप हमारी सराय के पहले ग्राहक हैं। यहाँ ठहरने और खाने की व्यवस्था सब मुफ्त है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। हमें तो बहुत तेज भूख भी लगी हुई है। बैठ जाइए, मैं अभी खाना परोसती हूँ। वो दोनों बैठ गए। कुछ ही देर में बंदर पत्थर की थाली लेकर आया। आ गई, आ गई, आ गई। गर्मा गर्म पूरी सब्जी की थाली आ गई। एकदम फूली हुई पूरियां। ग्राहक चौंका जरूर, पर कुछ बोला नहीं। देखिए, इसको मैंने और दादी ने मिलकर बनाया है। आप खाओगे तो मजा आ जाएगा। हे भगवान, ये कैसी धर्मशाला है? यहाँ तो बंदर मनुष्य की आवाज में बातें कर रहे हैं। ये क्या चक्कर है? जल्दी चलो यहाँ से, ये कोई राक्षस लगता है। तभी गाय भीतर आ गई। अरे डरो मत, हम दोनों कोई राक्षस नहीं हैं। अगर होते तो क्या तुम दोनों अब तक जीवित रहते? विश्वास करो, जब मैंने इन्हें पहली बार मनुष्य की भाषा में बात करते सुना था, तब मैं भी डर गई थी। ये दोनों बहुत अच्छे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। ये मायावी बंदर और मायावी गाय है। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अरे 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 अरे, अभी भी नखरे करिए आए। अरे जब दादी कह रही हैं कि तुझे कोई नुकसान नहीं होगा, तो कोई नुकसान नहीं होगा ना। और वैसे भी दादी कभी झूठ नहीं बोलती है। यात्री की पत्नी के मन का डर कम हो गया। मुझे इनकी बातों पर विश्वास है। चलो खाना खाते हैं, भूख लगी है। यात्री और उसकी पत्नी भोजन करने लगे। कुछ ही देर बाद वो मुस्कुराते हुए बोले, हम वाह, इतना स्वादिष्ट खाना तो हमने कभी नहीं खाया। वाह, है ना, है ना, है ना। इतना स्वादिष्ट खाना कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यह खाना मैंने और दादी ने मिलकर बनाया है। अगली सुबह यात्री अपनी पत्नी के साथ कविता के पास आकर बोला, दादी, चलिए, अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, क्योंकि सराय में रहकर और खाकर हमें बड़ा आनंद आया। हम हर जगह तुम्हारे बारे में बताएंगे। यही तो मैं तुमसे कहने वाला था। कोई भी मिले तो इस धर्मशाला के बारे में जरूर बताना। यात्री और उसकी पत्नी वहां से चले गए। कुछ ही दिनों में सराय में बहुत सारे यात्री आने लगे। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि जंगल में एक सराय है, जहां एक दादी, एक मायावी बंदर और एक मायावी गाय मिलकर सबको मुफ्त में भोजन और ठहरने की जगह देते हैं।